Hemophilus influenza and Streptococcus pneumonia. निमोनिया, बिल्कुल सही। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मेरे दो यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाते हैं जिनकी वजह से आपका निमोनिया कॉज हो सकता है। ठीक है, राइट। मुझे बताइए आप लोग, हैंड रेस्ट करके बताना, इसका आंसर हैंड रेस्ट करके देना आप लोग, कि आपके ट्यूबरक्लोसिस के दौरान क्या क्या सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर देखने के मिलते हैं। तो अगर आपके हाथ में कोई पेशेंट आता है ट्यूबरक्लोसिस वाला, तो क्या क्या पोटेंशियल सिम्टम्स आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। हैंड रेस करके आपको इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा। सो टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। तो कुछ लोग के हाथ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कौन बताएगा? लेट्स टेक द आंसर फ्रॉम आरुषि। आप बताइए क्या होता है। ओवरनाइट फीवर, वेट लॉस, बॉडी पेन। और कुछ? एक और? ठीक है, ये सब आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के एक दो सिम्टम्स कौन बताएगा? दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा। Cough, chest pain. ठीक है, राइट। एंड मसल फटीग, दीज आर द सिम्टम्स यू विल फाइंड इन द ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल सी बात है। आपका ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? हैंड रेस करेंगे आप लोग, बताइए। मुस्कान। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल सही। दैट इज अ बैक्टीरिया जो आपको यहाँ पे कॉज करता है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल सी बात है। ठीक है, मुझे बताइए, आपको कोल्ड एंड कफ साल में 3-4 बार हो जाता है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड जनरली आपको एक ही बार होता है, वापस आपको लाइफ में वापस नहीं होता। तो कोल्ड एंड कफ आपको मल्टीपल टाइम्स साल में क्यों होता है? हैंड रेस करके बताइएगा। साक्षी नायक बताइए। सर, क्योंकि जो वायरस होता है राइनो वायरस, वो 100 टाइप्स से भी ज्यादा होता है, और जब कोल्ड होता है तो अलग अलग बाद अलग अलग वायरस आता है। बिल्कुल सी बात है। ये मोर देन 100 स्ट्रेन्स ऑफ वायरस आपके जो होते हैं, और ये 100 स्ट्रेन्स ऑफ वायरस लाइक आपके अलग अलग स्ट्रेन आपके बॉडी के अंदर आते हैं, भी आपको कोल्ड एंड कफ होगा। सो दैट इज व्हाई यू विल हैव ऑलवेज हैव कोल्ड एंड कफ, आपको होते हुए आपको हमें मिल जाएगा। ठीक है साक्षी, आप मुझे ये भी बता दो कि आपको कुछ बीमारियां सिर्फ लाइफ में एक ही बार की होती है, जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या आपको एक ही बार की होती है? ये भी आप बता दो। या एक काम करो बेटा, आप मुझे रहने दो, आप बता दो बेटा। सोहिन आप बता दो। Swing is there? Yeah, swing is not. Okay, swing is not there. सर, क्योंकि बॉडी, हमारी बॉडी उनको पहचान लेती है। किनको पहचान लेती है? सर, बैक्टीरिया। ठीक है, सो हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम होता है जो ये पहचानने का काम करेगा? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम ये सब काम करता है पहचानने का, ताकि अगर वो बैक्टीरिया वापस आता है आपकी बॉडी के अंदर आज से 10-15 दिन का, 15 महीने बाद, सालों के बाद, तो आपकी इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है और उसको फटाफट वहां पे वो खत्म कर देगा। इट विल कम फॉरवर्ड एंड विल गेट रीड ऑफ दैट वेरी क्विकली। सो दैट इज व्हाई आपको कुछ बीमारियां आपको एक ही बार होती है, वापस आपको नहीं होती। ठीक है, अब मैं सिम्टम्स बोलूंगा, आप मुझे बीमारी का नाम बताना है। यहाँ पे सिम्टम्स आपके यहाँ पे है फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन इन द लंग्स। अगर आपको दिख रहा है तो ये कौन सी बीमारी यहाँ पे हो सकती है? इसका आंसर मुझे कौन देगा? प्रिया बताइए, क्या होगा इसका आंसर? सर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और दो का नाम बता दीजिए आप मुझे यहाँ पे। सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ठीक है, राइट, वेरी गुड। ठीक है, ये दो चीजों के अंदर आपको ये होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, मुझे बताइए, अगर किसी को हुआ होगा, लेट्स से अगर किसी को हुआ है अस्थमा, तो क्या मैं अस्थमा के लिए एंटीबायोटिक्स यूज कर सकता हूँ? नो सर। नो सर। मना कर रहे हो आप लोग, क्यों मैं यूज नहीं कर सकता एंटीबायोटिक्स? ये बता दो क्यों नहीं कर सकता मैं यूज? अस्थमा के लिए मैं एंटीबायोटिक्स यूज क्यों नहीं कर सकता, बताइए। क्योंकि सर ये एक एलर्जिक रिएक्शन से होता है। राइट मुस्कान, ये एलर्जिक रिएक्शन से हो रहा है। यहाँ पे कोई मेरा पैथोजन या कोई मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता मेरे वहां पे यूज करने का एक एंटीबायोटिक सोल्यूशन को। सो बिल्कुल सही बात है आपकी यहाँ पे। ट्रू। चलिए देन आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स। कुछ और चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, फटाफट चीजों को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। So now let me start the screen share. चलिए, अब हम यहाँ पे समझेंगे हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो आपका होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, उस टॉपिक को हम यहाँ पे सीखेंगे, उस टॉपिक को हम यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है,
तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे, दिस समथिंग वी हैव सीन। तो यहाँ पे आपका चल रहा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एम कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर माय रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान दीजिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नीट वाले एग्जाम के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन इसमें से बन के आपके निकल के आ जाते हैं। यू विल फाइंड number of questions will be coming from this particular part, so that is why you have to know this topic very clearly. Now, जब भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम के बारे में, whenever we talk about the tidal volume, तो ये होता क्या है? So basically what do you mean by tidal volume? तो जब आप नॉर्मली बैठे हुए हो, अभी आप लोग बैठे हुए हो और आप जब ब्रीथ कर रहे हो, तो कितना आप एयर अंदर लेते हो, कितना आप एयर आप बाहर रिलीज करते हो, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ टाइडल वॉल्यूम। So the amount of air inspired or expired during normal breathing, it value for mine is going to be around 500 ml. ये values आपको हमेशा याद रखना है। So tidal volume का हमेशा याद रखना, इसका वैल्यू जो आपका निकल जाएगा that is going to be around 500 ml. तो अभी आप लोग रिलैक्स्ड हैं, अभी आप लोग बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, सुन रहे हैं मुझे। तो ड्यूरिंग दिस क्लास आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर आपका अंदर बाहर कर रहा है यहाँ पे? अराउंड 500 ml. So इसे हम कहते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम। सो नॉर्मली जब आप ब्रीथ कर रहे होते हो तो इतना तो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपके एयर का यहाँ पे हो ही रहा होता है, तो ये याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज माय टाइडल वॉल्यूम। तो अगर कोई रेस्टिंग पोजीशन में है तो ये वैल्यू अमाउंट ऑफ एयर उसका वो इनहेल करेगा और एक्सहेल करेगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ तो ये हमने यहाँ पे एक टर्म देख लिया। उसी तरीके से आपका यहाँ पे एक और टर्म है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो ये यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप फोर्सफुली आप कितना एयर को आप इंस्पायर कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। सो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना एयर आप अंदर ले सकते हो, राइट? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा, नॉर्मल जो आप ले रहे हो वो तो ठीक है, उसके अलावा आप कितना अपनी सांस अंदर खींच सकते हो बाहर से फोर्सफुली, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे रहेगा आपका अराउंड 2500 to 3000 ml। इसका अमाउंट आपका यहाँ पे रहेगा आपका अराउंड 2500 to 3000 ml। ये आपका होता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो याद रखना, IRV का वैल्यू आपका रहेगा हमेशा 2500 to 3000 ml। सो इतना आप फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो। आपने देखा होगा कई बार सिखाया जाता है योगा के अंदर, नॉट इन योगा बट आयुर्वेदा में, या कई बार आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर बताया जाता है कि आपको कैसे इनहेल करना चाहिए फोर्सफुली। तो जब आप वो कर रहे होते हो तो उस दौरान आप इतना अमाउंट ऑफ आप लाइक एयर फोर्सफुली आप अंदर ले सकते हो। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो द IRV। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे IRV है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी तरीके से एक और टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ERV, दैट विल माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जैसे आपका यहाँ पे IRV है, वैसे ही आपका यहाँ पे ERV भी आपके यहाँ पे होता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी सो ERV मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम। सो जितना आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, फोर्सफुली आप जितना भी आप एक्सपायर कर, जितना भी आप फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ सकते हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भी आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वैल्यू आपका रहेगा अराउंड 1000 से 1100 ml जितना। ये सारे वैल्यूज बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। सो ERV का वैल्यू मेरे यहाँ पे आता है अराउंड 1000 से लेके 1100 ml जितना। That is the value of your ERV. So that is going to be the value of your ERV, right? So ERV का वैल्यू यहाँ पे याद रखना, IRV का वैल्यू यहाँ पे याद रखना। 2500 to 3000 ml is the value of my IRV। ERV का वैल्यू आपको यहाँ पे रहता है अराउंड 1100 से लेके 1200 ml तक का। So अराउंड 1100 से लेके अराउंड 1200 ml तक का, ओ सॉरी 1000 से लेके आपका, 1000 to 1100। हाँ जी 1000 से लेके आपका 1100 जितना आपका यहाँ पे वैल्यू आपका रहता है आपके ERV का। कम है, मतलब फोर्सफुली आप कम एयर बाहर निकाल सकते हो, अंदर ले सकते हो काफी ज्यादा। नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी रेसिडुअल वॉल्यूम। अब याद रखना, आपके जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो एयर को, उसके बावजूद आपके लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन,
जब आप फोर्सफुली आप एक्सपायर कर रहे हो, उसके बावजूद आपके लंग्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाता है, इवन आफ्टर योर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट आपका यहाँ पे हमेशा रहेगा अराउंड 1100 से 1200 ml जितना। सो याद रखना, आरवी का अमाउंट जो मेरे यहाँ पे रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अराउंड 1100 to 1200 ml। सो अगर आपको मैं कहता हूँ कि फोर्सफुली एक्सपायर करो, तो उसके बावजूद याद रखना आपके लंग्स के अंदर यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, एंड दैट एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। सो वो एयर आपके हमेशा लंग्स में रहती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये आपको ये चार चीजें पहले आपको याद रखनी है। व्हाट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम, व्हाट इज योर ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, एंडदेन यू हैव योर आईआरवी, आप फोर्सफुली कितनी एयर को आप अंदर यहाँ पे ले सकते हो, जिसका वैल्यू काफी ज्यादा है, 2500 से लेके 3000 ml तक। एंड देन यू हैव योर टाइडल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू है आपका यहाँ पे अराउंड 500 ml जितना, जिसका वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 500 ml जितना। तो ये चीज आपको, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the few things you have to know. So you have a tidal volume, you have a inspirated reserve volume, you have a expirated reserve volume, and you have a residual volume. तो ये चार चीजें पहले आपको क्लियर कट दिमाग में मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैं फोर्सफुली एयर अंदर ले रहा हूँ, अगर मैं फोर्सफुली एयर अंदर ले रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम के अलावा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, कितना मैं ले सकता हूँ अंदर एयर? 2500 to 300 ml। हाँ जी, मैं फोर्सफुली अंदर लेता हूँ अराउंड 2500 से लेके मेरे 3000 ml जितना मेरा यहाँ पे मैं ले सकता हूँ अपना एयर अंदर, एंड दैट इज माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। अगर आप मुझे बोलोगे कि आप सर नॉर्मल टाइम पे, जब आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है, तब आप कितना एयर अंदर लेते हो, कितना एयर आप बाहर छोड़ते हो, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 500 ml 500 टाइडल, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, और उसका वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 500 ml जितना, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग, जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, नॉर्मली जब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, तो इतना वैल्यू आपका यहाँ पे अंदर बाहर कर रहा है। और जब मैं फोर्सफुली एक्सपायर करता हूँ, उसके बावजूद मेरे लंग्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या होगी? 1100 बिल्कुल से, उसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा 1100 से लेके 1200 ml जितना, इतना तुम्हारे लंग्स में रहता ही है, राइट। और लास्ट चीज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, कितना मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूँ। सो व्हाट इज द अमाउंट फोर्सफुली आई कैन एक्सपायर? 1100 जी, हाँ जी, सो अराउंड 1000 से लेके अराउंड 1100 ml तक, ये चार चीजें पहले आपको यहाँ पे, दीज आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यू हैव टू नो। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। उसमें सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे दैट इज माय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। द फर्स्ट थिंग यू विल गेट टू सी इज माय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो आई सी दैट इज माय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पे क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ये चीज आपके यहाँ पे है क्या। देखो अब एक्सक्यूज मी अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तब आपका 500 ml जितना, 500 ml जितना आपका तो एयर आपका अंदर बाहर कर रहा है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कितना ले सकते हो, दैट इज माय आईआरवी, राइट। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि आप कितना एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ एयर आप कितना लंग्स के अंदर ले सकते हो। तो आईसी इसलिए हम कहते हैं इज इक्वल टू योर आईआरवी, दैट इज माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतना मैं फोर्सफुली अंदर ले सकता हूँ, प्लस मेरा नॉर्मल जो होता है वो वैल्यू, प्लस मेरा नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम जो मेरा होता है वो वाला वैल्यू। सो आईसी ओवर हियर बिकम्स माय, सो इसलिए इसका नंबर आपको यहाँ पे आएगा अराउंड 3000 प्लस 500 ml। आप जानते हो कि 3000 जितना आपका हो सकता है मैक्सिमम आपका आईआरवी, राइट। तो 3000 प्लस 500 ml हम इसे यहाँ पे करेंगे, सो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बन के निकलेगा आपका यहाँ पे 3500 ml। सो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर यू कैन टेक इनसाइड। ये आपकी कैपेसिटी है एयर की अंदर लेने की, राइट। दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इतनी कैपेसिटी आपकी होती है। अगर मैं कहूँ ना तो आपकी ये कैपेसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो विद अ प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्टिविटी, यू कैन एक्चुअली इंक्रीज दिस कैपेसिटी। और आपको बेसिकली ये कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है एक स्पोर्ट्स के लिए। एक स्पोर्ट्स के लिए यू शुड हैव वेरी गुड
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप बता सकते हो वो स्पोर्ट्स कौन सा होता होगा जिसके लिए आपको ये बड़ा जरूरी पड़ता है करना ये सब? एनीवन? रनिंग। रनिंग? एनीथिंग एल्स रनिंग के अलावा जिसमें सांस लेना बड़ा जरूरी होता है? स्विमिंग। हाँ जी, राइट, स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान याद रखना व्हाट विल बी हैपनिंग ना, स्विमिंग के लाइक पीपल हु आर स्विमर, जो लोग स्विम करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, उनकी लंग कैपेसिटी आप इंक्रीज कराते हो। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाया जाता है टू इंक्रीज देयर लंग कैपेसिटी, ताकि वो काफी लंबे टाइम के लिए लाइक सांस को रोक के या सांस को यूज करके दे कैन डू देयर लैप्स, वो अपना कंप्लीट कर सके। सो स्विमिंग के दौरान ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द वैल्यू। आप इमेजिन कर सकते हो कि माइकल फेल्प्स का यहाँ पे कितना ज्यादा होता होगा आपका लंग कैपेसिटी। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज माय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ओवर हियर। देन यू हैव अ एक्सपिरेटरी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आपका यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट आप कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सपायर करते हो कलेक्टिवली। तो टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो कितना अमाउंट ऑफ एयर, जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आपका होता है जो आप एक्सपायर कर सकते हो। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after normal inspiration is called as my expiratory capacity. तो इसमें आपका उल्टा हो जाएगा। So expiratory capacity is equal to एक तो आपका टाइडल वॉल्यूम जो तो आपका हमेशा रहेगा आपका 500 ml जितना, प्लस ERV प्लस योर ERV। So that becomes the value of my expiratory capacity. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, तो आपका रफली जो आपका वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 1500 से लेके 1600 जितना आपका रहेगा आपका वैल्यू ऑफ माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो आपके यहाँ पे होती है आपके रहते अराउंड 1500 से लेके 1600 ml जितना आपका रहता है यहाँ पे आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो दैट इज वन थिंग यू ऑल शुड बी क्लियर विद। ठीक है, तो इतना फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो कलेक्टिवली, ये आपकी कैपेसिटी है। तो आईसी हमने देख लिया, ये ईसी हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब इसको आप ध्यान से पढ़ना। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर that normally remains inside the lungs. It is the amount of air that normally remains inside the lungs after normal expiration. So जब नॉर्मली जब आप एक्सपायर कर रहे हो, जब आप अभी बैठे हुए हो आप लोग, जब आप बैठे हुए जब आप नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो, तो वो करने के बाद और कितनी एयर आपके लंग्स के अंदर रह जाती है, कितनी एयर है जो अभी भी आपके लंग्स में जिसको आप बाहर निकाल सकते थे लेकिन आपने निकाला नहीं क्योंकि आपने किया आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इन द इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इट इज कॉल्ड एज माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम हमारा ऐड करेंगे हमारा ERC ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सो इन दोनों का टोटल मिला के जो एयर होता है वो आपके लंग्स में रहता है नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। तो अभी आप सब लोग बैठे हुए हो, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आप सब लोग ब्रीथ कर रहे हो यहाँ पे। अब ब्रीथ करने के बाद नॉर्मली आपके लंग्स में अभी भी काफी ज्यादा एयर है जो आप एक्सपायर नहीं कर रहे, जो आप इसलिए एक्सपायर आप यहाँ पे नहीं कर रहे, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो याद रखना इसमें और रेसिडुअल कैपेसिटी में, रेसिडुअल वॉल्यूम में फर्क कितना है। रेसिडुअल वॉल्यूम में हम क्या बात करते थे, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स जो एयर आपकी रह जाती है उसे हम कहते थे वहां पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर आप नॉर्मली ब्रीद आउट करने के बाद जो भी एयर रह रही है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन FRC. You have your FRC is equal to ERV plus RV. So ERV is your expiratory reserve volume plus residual volume. तो ये दोनों को मिला के आपको मिलता है आपका वैल्यू ऑफ योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इनको ऐड करके जो वैल्यूज निकलती है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप इन्हें याद नहीं रख सकते तो आप ये वाली वैल्यूज को याद रख लो, तो वैसे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो FRC इज इक्वल टू ERV एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर जो आपके यहाँ पे निकल रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने
2200 से लेके आपका अराउंड 2500 जितना. So that is what you will get to see over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी आनी चाहिए, that what is you mean by my functional residual capacity. So that should be clear to all of you. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा, तो ये वाला पॉइंट भी हमने यहाँ पे देख लिया. So we have seen these three things right now. Inspiratory capacity क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया. Then we have done the expiratory capacity and then we have also done the functional residual capacity. अब एक काम करते हैं, हमने इतनी चीज अभी तक यहाँ पे हमारी देख ली, ट्राई करते कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का विदाउट डूइंग द एवरीथिंग. तो अभी हमने यहाँ पे और दो चीजें देखनी बाकी है, दैट इज माय टोटल लंग कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी. अगर हम उसे नहीं करते तो हम ट्राई करते कि क्या हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग. मैच द फॉलोइंग आपके यहाँ पे सामने है, ध्यान से देखिएगा. टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स. जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताई है उसको याद करिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो आपको यहाँ पे मैच करना है, कौन यहाँ पे किसको मैच करेगा. सो टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड. दीक्षा ने भी हैंड भी रेज कर दिया इतने जल्दी क्या? ओके, बाकी लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं. मुस्कान, साक्षी, आरुषि ने भी हैंड रेज किया हुआ है. कौन बताएगा? मुस्कान, चलिए बताइए क्या होगा इसमें. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आप कह रहे हो, तो चलिए मैच करते हैं फिर. अच्छा पहले देख लेते, बाकी लोगों को आंसर देख लिया आपका यहाँ पे. रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. ऑलराइट, और आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. ठीक है, ठीक है. चलिए आरुषि एक काम करते हैं, मैच करते हैं फिर आपकी बात को देखते हैं कितनी सही है यहाँ पे. सो आप कह रहे हो टाइडल वॉल्यूम किसके साथ मैच होगा यहाँ पे? 3. ऑप्शन 3. ऑप्शन 3. ओके सही, हाँ जी ठीक है. सो इट विल मैच विद ऑप्शन सी. ठीक है, चलिए इसके साथ तो मैच हो रहा है 550 ml. ठीक है, सही बात है. देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप अंदर खींच सकते हो हवा लाइक फोर्सफुली, उसका वैल्यू यहाँ पे किसके साथ मैच होगा? फर्स्ट के साथ. हाँ जी, सो आरसी विल मैच विद माय फर्स्ट. यस, सो यहाँ पे जितना जैसे ही आपको दिखता है कि मेरा ए के साथ 3 लग गया, बी के साथ 1 लग गया, आपका आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है. ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे वैसे. तो भी हम बाकी भी देख लेते हैं. सी के साथ में यहाँ पे 4 लग जाएगा. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ज्यादा नहीं होती, फोर्सफुली आप एक्सपायर ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए आपके यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 1000 से 1100 ml, एक्सक्यूज मी. एंड रेसिडुअल वॉल्यूम आपको यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन बी के अंदर. सो यस, स्टेटमेंट बी या ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है. सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज कर लीजिएगा. देन ध्यान से देखिए, खुद से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, देन ट्राई टू आंसर दिस. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, समझिए क्वेश्चन को एंड देन इसको आंसर करिए. 2019 का ही क्वेश्चन है. देखते हैं आप में से कितने लोग 4 मार्क लेके चले जाते हैं. ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है. ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन थोड़ी हम यहाँ पे डाल देते हैं. इन्होंने बोला कि टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे देके रखी है इन लोगों ने. सो टाइडल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी अराउंड 500 ml यहाँ पे इन्होंने देके रखा हुआ है. देन उन्होंने यहाँ पे देखे रखा हुआ है आपका यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पे देके रखा हुआ इन लोगों ने, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 1000 ml यहाँ पे देके रखा हुआ है. इन्होंने पूछा आपसे कि आप हमें बताइए व्हाट इज माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे कितनी होगी, ये इन्होंने आपको बता के रखा हुआ है. और इन्होंने आपको इवन देके रखा हुआ है आपका वैल्यू आपका यहाँ पे ऑफ योर रेसिडुअल वॉल्यूम, उसका वैल्यू आपका यहाँ पे होगा इज गोइंग टू बी अराउंड 1200 ml. ठीक है, तो आपको भी पहले तो याद करना है कि क्या होता है मेरा यहाँ पे आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मेरा होता क्या है. पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपका यहाँ पे क्या होता है. तो आप में से कौन, कोमल आप बताओगे मुझे व्हाट इज माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एक्चुअली क्या होता है ये? सर टीबी प्लस ईआरबी. ठीक है, सो दैट इज माय टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है आपका यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. अच्छा सोहिन, क्या आप इस चीज के साथ एग्री करेंगे ईआर के वैल्यू के साथ? क्या ये सही है? ईआर का फॉर्मूला, सॉरी इसी का फॉर्मूला, नथिंग. साक्षी आप बताइए क्या लग रहा है, ये सही है आपका? यस सर. सही है, ठीक है, सही बात है. प्रिया आपको क्या लग रहा है? प्रिया कुमारी आपको क्या लग रहा है?
इशिता कुमारी आप बताइए क्या लग रहा है आपको, ये सही है? EC इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV। अरे Yes, sir. है जी, Yes, sir. सब लोग को कह रहा हूँ मैं, सही है। ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जितना आप नॉर्मली आप अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो उसके साथ प्लस आप कितना फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो, उसे हम कहते हैं एज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो वही आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट। तो आप मुझे बताइए, अब आपको मैंने इतना सब कुछ बता दिया यहाँ पे, अब आप मुझे खुद से बता दीजिए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है हैंड करके। तो बताइए इशिता कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? Option A. ऑप्शन ए कह रहे हैं आप मुझे यहाँ पे। Sir, C. अरे रुक जाओ, एक बताओ बेटा, एक ही बताओ। ठीक है, आप ऑप्शन यहाँ पे अब सी कह रहे हो। ठीक है रंजना, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। रंजना यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे कह रहे। शालिनी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। साक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ओके, एंड मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है EC इक्वल टू टीवी प्लस ERV। टीवी की वैल्यू तो इन्होंने देके रखी है ना आपको 500 ml, और ERV की वैल्यू भी इन्होंने देके रखी हुई आपको यहाँ पे, दैट इज माय 1000 ml। तो 1700 कैसे निकल गया? 500 प्लस 1000 करोगे तो 1700 तोड़ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। द आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी अराउंड 1500 ml। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? उन्होंने सिर्फ आपको कंज्यूम करने के लिए आपको ये वैल्यू देके रखा हुआ उन लोगों ने, इसका कोई मतलब था ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वैल्यू वहां पे देके रखा था। द रेसिडुअल वॉल्यूम जो देके रखा था उसका कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे। आपको उन्होंने जब ये दो वैल्यू दे दी ना आपको यहाँ पे उन लोगों ने, तभी आप वहां पे आंसर निकाल सकते थे, तभी आप अपना वहां पे आंसर निकाल सकते थे। आपको रेसिडुअल वॉल्यूम की जानने की जरूरत ही नहीं है, यू डोंट रियली नीड टू नो दैट। तो ऐसा भी ये लोग करते हैं, एक वैल्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल के आप सोचोगे यार इसका क्या होगा, इसका तो कुछ मतलब लाइक लॉजिक बन नहीं रहा इसके वैल्यू होने का। तो 1200 का जो ये वैल्यू था इसका कोई मतलब था नहीं होने का, इट डजंट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल। सो ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे कैसा करेक्ट आंसर। याद रखना एनटीए ऐसा करेगा, एनटीए जानता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए वो आपको कंफ्यूज कराएगा। तो कंफ्यूज लेकिन आपको नहीं होना है, एंड यू हैव टू गो फॉर अ करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब वापस मत होना जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये तो अभी नहीं कर पाओगे आप लोग। अच्छा ये बता दो, when 1500 ml air is in the lungs, जो आपके ना सर इतनी ml आपको अगर मिल रहा है देखने के लिए, तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है? हैंड रेज करके इसका आंसर दीजिएगा मुझे यहाँ पे। प्रिया बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Option B. वापस बोलना, बोलो बेटा बोलो। Sir, option B. ऑप्शन बी कह रहे हो आप यहाँ पे? इतना कम वैल्यू होता है इसका? बताओ सलम बेटा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है, ओके। रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है, और बाकी लोग बेटा, बाकी लोगों को क्या हो गया? अगर आपके लंग्स के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एयर है तो ये वैल्यू आपकी किससे ज्यादा पास में है? तो ये वैल्यू मेरी रेसिडुअल वॉल्यूम से ज्यादा पास में है। याद करिए आरवी का वैल्यू कितना था? 1100 टू योर 1200 ml जितना वैल्यू था, तो ये वैल्यू काफी मेरा पास है टू द 1500 वैल्यू के साथ, तो इसलिए मेरा आरवी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। आईआरवी तो बेटा काफी ज्यादा होता है, इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम तो आपका काफी ज्यादा है, जितना आप अंदर एयर खींच सकते हो, ये इसका वैल्यू तो काफी ज्यादा होगा। याद करो इसका वैल्यू तो काफी आपका होता है अराउंड 2500 से लेके आपका 3000 ml, तो आपका आंसर कभी बन नहीं सकता ना, राइट। ये काफी कम होता है टाइडल वॉल्यूम, ये काफी ज्यादा होता है, टाइडल वॉल्यूम आपकी काफी ज्यादा होती है, सॉरी काफी कम होती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। देन इसका आंसर भी आप दे सकते हो, खुद से पढ़ेंगे आप लोग, खुद से पढ़ेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर दिस। खुद से पढ़िए और हैंड रेस करिए, टेक योर 30 सेकंड, सबने आंसर करना ही है। ऑलराइट, दो लोगों ने हैंड रेस किया, बाकी लोगों को सब पढ़िए बेटा, ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, अंशिका चंद बताइए, आप बताइए। रेसिडुअल वॉल्यूम। आप कह रहे हैं ऑप्शन डी यहाँ पे। अरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। सोहिनी आपको क्या लग रहा है? सॉरी सोहिन आपको क्या लग रहा है?
सर ऑप्शन ए। ओके ऑलराइट, एक और क्वेश्चन हम आंसर ले लेंगे यहाँ पे। बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो याद रखना ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। यहाँ पे आपको हिंट दिया लोगों ने कि लंग्स के आपको एयर फिल्ड सैक्स मिलते हैं, मतलब यू विल हैव द एयर इन द लंग्स। The alveoli that they do not collapse even after forceful expiration, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ एयर आपका लंग्स के अंदर रहता है। क्या रखना आपका, इवन आप जब एक्सप्रेशन करते हो फोर्सफुली, उसके बाद भी आपके एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल से दैट रेसिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स में आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाती है। सो आरवी इज अ करेक्ट वैल्यू, आरवी इज अ करेक्ट आंसर। याद रखना जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो उसके बाद भी आपके लंग्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर मिलता है, और वो होना जरूरी भी है, क्योंकि आपके उसके जैसे आपके एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे कर लिया। लेट मी सी इफ आई हैव वन मोर क्वेश्चन। नहीं, ये हमने यहाँ पे देखा। ओके ये इसका बस आंसर बता दो जल्दी मुझे, सब लोग ऐसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। सही आंसर है +4। चलिए पीछे चलते हैं। सो वी हैव सीन, अब देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे वाइड कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट ब्रीदिंग। राइट, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बार आप सबसे ज्यादा जब आप एयर अंदर लेते हो, लाइक डीप ब्रीदिंग करने के बाद, डीपेस्ट ब्रीदिंग करने के बाद जो भी आप फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वाइटल कैपेसिटी। राइट, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन। सो सबसे ज्यादा आप इनहेल करेंगे, सबसे डीपेस्ट इनहेलेशन किया आपने। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ डीपेस्ट इनहेलेशन क्या इंस्पिरेशन की, दैट बिकम्स माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दैट इज माय आईआरवी की यहाँ पे हम बात करेंगे। सो आईआरवी आपका यहाँ पे आ जाएगा। फोर्सफुल एक्सपिरेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट बिकम्स माय ईआरवी। राइट, एक्सपायर बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, और इन सबके साथ साथ टाइडल वॉल्यूम तो आपका रहता ही है, वो तो आपका नॉर्मल के अंदर रहता ही है, वो तो आपका रहेगा ही हमेशा यहाँ पे। तो ये तीनों का जो एडिशन होता है ना यहाँ पे, इन तीनों का जो एडिशन आपके यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, सो डीपेस्ट इनहेलेशन एंड योर फोर्सफुली एक्सपिरेशन जो आप कर पाते हो उसे हम कहते हैं एज अ वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें इसलिए आपका यहाँ पे आएगा आईआरवी, ईआरवी और टीवी को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, सो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ योर वाइटल कैपेसिटी। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। So that should be clear. So 3000 ml plus 1000 ml plus 500 ml is equal to 4500 ml। ये आपकी जनरली आपकी वैल्यू रहती है आपके वाइटल कैपेसिटी। याद रखना, ये आप बढ़ा सकते हो, ये आप एक्सरसाइज करके या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आप अपना ये वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। यू कैन चेंज दैट। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसके बाद लास्ट वन, टोटल लंग कैपेसिटी। सो इसको हम देख लेते हैं, ये भी बड़ा सिंपल ही है। Total volume of air that can accommodate in the lungs at the end of post inspiration। Forceful inspiration के बाद जितनी एयर आपके लंग्स के अंदर आप रख सकते हो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जितनी आप एयर यहाँ पे रख सकते हो उसको हम कहते हैं एज अ टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर यहाँ पे बात की जा रही है मेरे फोर्सफुल इंस्पिरेशन की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले मेरे यहाँ पे IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बारे में। राइट, टाइडल वॉल्यूम तो आपका आएगा ही आएगा, उसको लेकर तो हमारा कोई दो राय नहीं होती, वो तो आपका आता ही है नॉर्मल ब्रीदिंग वाला। ठीक है, वो तो आपका हमेशा आप एक्सचेंज करते ही हो। देन यू ऑल्सो हैव अ ईआरवी। ईआरवी की वैल्यू भी आपके यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्सपायर नहीं कर रहे, आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हो। आप जब टोटली आप जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हो तो आपके लंग्स में कितना एयर आपका रहता है, तो आईआरवी आएगा, टीवी आएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इवन यू विल हैव द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इन सबको आप यहाँ पे करोगे ऐड,
और जब आप इन सबको यहाँ पे ऐड करते हो देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ योर टोटल लंग कैपेसिटी, that becomes my TLC, travel and living. So that is my total lung capacity and इसका वैल्यू आपका रहता है अराउंड अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 6000 जितना आपको वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली आपका 6000 जितना वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग अपनी लंग कैपेसिटी हमेशा आपकी इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द लंग कैपेसिटी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो याद रखना दैट इज माय TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें आप बात कर रहे हो कि आप जब फोर्सफुली इंस्पायर करो तो आपके लंग्स के अंदर आप कितनी एयर जमा करके रख सकते हो। सो IRV, PV, ERV एंड RV आर द ऑल दोस फोर थिंग्स आर सीन इन द लंग्स, सो दैट इज माय TLC। वाइटल में याद रखना, वाइटल में इसका मतलब ये होता है कि आप कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो और आप कितना फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कलेक्टिवली आपका बनता है आपका यहाँ पे एज अ वाइटल कैपेसिटी। सो IRV, ERV एंड योर टाइडल वॉल्यूम, दैट बिकम्स माय वाइटल कैपेसिटी। सो ये भी एक आपको यहाँ पे नंबर याद रखना पड़ेगा। सो सबसे बड़ा नंबर तो आपका यहाँ पे आपका आ रहा है TLC का, वाइटल कैपेसिटी का नंबर आपका रहेगा अराउंड 4500 जितना आपका यहाँ पे नंबर बन जाता है। तो ये चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। क्या इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट देन। तो वो वाला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी यहाँ पे, ये देखो आपसे सॉल्व होगा नहीं होगा। सी व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स? देखिए खुद से और आंसर करिए, 2009 का क्वेश्चन है, खुद से देखिए एंड हैंड रेज करिएगा। तब तक जल्दी करिए, ठीक है, अपना टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। वी हैव टू फाइंड अ VC। कंफ्यूज हो चुके हैं बच्चे यहाँ पे, बताइए साक्षी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है आपको? आप कह रहे हो कि वाइटल कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे आपका होता है IRV प्लस ERV। इतना तो नहीं था बेटा, ये तो नहीं था, राइट। देख लो आप यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे, एक बार देख लो यहाँ पे, आप सब लोग देख लो यहाँ पे, कोई बात नहीं, राइट। क्या था यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट? तीन चीजें थी मेरी यहाँ पे, एडिशन ऑफ 3 थिंग्स, राइट। आप थोड़ा यहाँ पे समझो इस बात को, आप आराम से यहाँ पे देखो। चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो कहाँ गया क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। हाँ, सो VC इज इक्वल टू योर IRV प्लस ERV। ये क्वेश्चन था। Oh, ये नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, सो VC इज इक्वल टू IRV। सर इसमें भी एक ऑप्शन है ही नहीं। अरे सुनो, प्लस ERV प्लस योर PV। हाँ जी, ये होता है आपका फॉर्मूला है VC के लिए, ठीक है, ये हमने जानते हैं। सिमिलरली अब मुझे फॉर्मूला बताओ आप लोग इसका, ऑफ माय टोटल लंग कैपेसिटी का, याद है कुछ? IRV plus PV plus ERV plus ERV plus IRV प्लस ERV plus RV पक्का देख लो यहाँ पे ध्यान से। यू ऑल्सो हैव अ टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम में 4 चीजें आएंगी बेटा यहाँ पे, यू ऑल्सो हैव द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस विल हैव ERV प्लस TV प्लस योर RV। हाँ जी, तो ये बन गया मेरा यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ माय TLC, राइट। अब आपको करें कि व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी। तो दोनों में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आपका IRV कॉमन है, आपका यहाँ पे ERV आपका कॉमन है, TV आपका कॉमन है, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम आपका कॉमन नहीं है। सो TLC के अंदर RV है, VC के अंदर RV नहीं है, बाकी सब तो यहाँ पे कॉमन है। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बता दो मुझे। option B। ऑप्शन C या B, कौन सा हो जाएगा? B। B।
बैटमैन वाला बी बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर सही बन जाता है। सो टोटल लिंक कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर आप निकाल देते हो यहाँ से तो आपको आपका ईवीसी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या क्या उन लोगों ने? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा मत बोलना कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ऐसा मत करना। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट कैन बी सॉल्व्ड, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू बी लाइक डन। तो ये हो जाएगा ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू नो, ये अब भूलना मत बस। इतना अगर आप याद रख सकते हो देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का मुझे आंसर बताइए हैंड रेज करके। क्वेश्चन नंबर 35 का आप मुझे आंसर यहाँ पे बताएंगे अपना हैंड रेज करके। सो कौन करेगा हैंड रेज? अभी तक जिसका हैंड रेज है वो है प्रिया। मुस्कान बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1। मुस्कान आपको मिलते हैं -25। सलम बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। सलाम आपको मिलता है -50। तो सलाम अभी देखिए आपका हमने स्कोर कर दिया, अभी आपका यहाँ -50। तो संडे को जो आपका टेस्ट होगा ना बेटा उसमें से हम ये मार्क्स काट लेंगे। तो समझो अगर आपके संडे के टेस्ट में समझो अगर आपके आते हैं 400 तो आपका स्कोर कितना होगा सलाम? तो आपका स्कोर कितना बनेगा एक्चुअली में? 350। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे गलत था। चलो बाकी लोग बताइए, आरुषि क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 3। सब लोग अलग अलग आंसर यहाँ पे अपना दे रहे हैं। पलक आप बताइए। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बेटा आप लोग यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। याद करिए बेटा क्लोराइड शिफ्ट में होता क्या था, क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका मूव करता था ना, राइट? और वो कहां से का मूव करता था? ओके इट्स क्लोराइड शिफ्ट नॉट क्लोराइड बैक शिफ्ट। नहीं वापस बोलिए, या अगेन you have this it's a chloride shift, it's not chloride back shift। ठीक है, सर ऑप्शन 1। हाँ सो ऑप्शन 1 सर और ऑप्शन 1 ही होना। यस यस ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज़ द क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट के टाइम पे याद रखना आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल आपको मूव करता था, दैट वाज मूविंग फ्रॉम द प्लाज्मा टू द आरबीसी। तो मुस्कान आपके -25 हम लोग वापस ले लेते हैं, राइट? सो यस इट इज योर ऑप्शन 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर बिकॉज़ क्लोराइड शिफ्ट के टाइम पे आपका प्लाज्मा में से आरबीसी के अंदर आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे आता है। तो यस ऑप्शन 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्लोराइड बैक शिफ्ट के अंदर आपका आरबीसी से प्लाज्मा में हो जाएगा। सो यस इट इज ऑप्शन 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट हाँ ये तो बिल्कुल आप यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर होगा यहाँ पे? बताइए शालिनी क्या होगा 36 का आंसर, जल्दी बताइए। ऑप्शन 3। ऑलराइट, बाकी सुमन कुमारी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3। राइट, ऑप्शन 3 बिकम्स ओवर हियर एज अ करेक्ट आंसर। HCO3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और HCO3 जब मेरा बाहर जाता है तो किसके साथ कंबाइन करेगा ये भी बता दीजिए। सलम बताइए, जब HCO3 बाहर जाएगा तो किसके साथ कंबाइन कर लेता है? हाइड्रोजन आयन। नहीं, HCO3 जब प्लाज्मा के अंदर जाएगा, HCO3 जब प्लाज्मा के अंदर जाता है तो किसके साथ कंबाइन करेगा? बताइए आरुषि। नहीं याद आ रहा? अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा बेटा। मुस्कान बताओ क्या होगा, किसके साथ कंबाइन कर गई है? सोडियम आयन। सोडियम आयन के साथ ये कंबाइन करेगा और आपको क्या बना के देगा फिर अल्टीमेटली ये? NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पे बन जाता है एंड देन यू विल फाइंड आपका फर्दर प्रोसेस, फिर आपका वहां से फिर आगे आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है नहीं, सो यू कैन डू दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए ध्यान से सब लोग। एम्फीसिमा के बारे में बात पूछी गई है, ऑप्शंस देखिए ध्यान से एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। काफी टाइम ले रहे हो बेटा आप लोग तो। बताइए स्नेहा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, द वॉल सेपरेटिंग द एल्वियोली ब्रेक। ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। याद रखना एम्फीसिमा के अंदर हमने बात किया था दैट आपका सरफेस एरिया रिड्यूस होता है आपका यहाँ पे, आपका एल्वियोलाई के अंदर यू विल गेट टू सी दैट आपका यहाँ पे ये द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वोंट बी हैपनिंग ओवर देयर बिकॉज आपका इलास्टिसिटी भी आपका कम हो जाता है। तो इलास्टिसिटी जो आपका होता है एल्वियोलाई का वो कम इसलिए होता है बिकॉज द वॉल सेपरेटिंग द एल्वियोलाई ब्रेक्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ द सेप्टा, इसे इन वॉल्स को हम बोलते हैं एज अ
सेप्टा। तो सेप्टा आपका यहाँ पे ब्रेक होगा, सेप्टा आपका यहाँ पे ब्रेक होता है। तो जैसे आपका सेप्टा यहाँ पे ब्रेक होगा, सो व्हाट विल हैपन कि आपका एल्वोलाई जो आपका होता है उसकी इलास्टिसिटी भी आपके यहाँ पे चली जाती है। तो यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो इलास्टिसिटी आपके यहाँ पे विल बी लॉस्ट। चलिए ये भी कर सकते हो बेटा आप लोग, मैच द फॉलोइंग, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट सॉल्व करिए इसे, सब लोग सॉल्व करेंगे इसे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अस्थमा, एम्फिसिमा, निमोनिया लिखा हुआ है, बाजू में सारी कंडीशंस लिख के रखी हुई इन लोगों ने, एंड देन यू हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। सलम कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। सलम कुमारी ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हैं। साक्षी आप भी बता दीजिए अपना आंसर, जल्दी बताइए। ऑप्शन 1। ऑलराइट, आरुषि, सर ऑप्शन 1। दीक्षा, ऑप्शन 1। पलक, सर ऑप्शन 1। मुस्कान, Option 1. सुमन कुमारी सर ऑप्शन 1। एंड प्रिया। ऑप्शन 1। सब लोग ऑप्शन 1 करे, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या है। अस्थमा, एलर्जी, यहाँ पे मैच हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से। एम्फिसेमा, दैट इज गोइंग टू बी रीअकरिंग ब्रोंकाइटिस, ओके, तो आपने इसको 2 यहाँ पे कर दिया है। एंड निमोनिया इज माय एक्यूमुलेशन ऑफ बाय WBC। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, आपने इसका आंसर निकालिया और आपने सही आंसर यहाँ पे अपना, सॉरी, ओके वेट अ मिनट, सो Q इज गोइंग टू बी 2 ओवर हियर। एम्फिसेमा को आपने यहाँ पे 2 करा हुआ है, अच्छा नहीं आपने 1 क्या होना है। एम्फिसेमा को आप यहाँ पे कह रहे हो एक्यूमुलेशन ऑफ WBC इन द एल्वेओलाई, ये कह रहे हो आप लोग यहाँ पे, और R के साथ आप यहाँ पे लगा रहे हो आपका रीअकरिंग ब्रोंकाइटिस। ये आंसर कैसे सही होगा ऑप्शन 1, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। मुस्कान बताइए ऑप्शन 1 कैसे मेरा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 आप लोगों ने यहाँ पे बोला, वो कैसे यहाँ पे सही होगा। आपने बोला कि एम्फिसेमा के अंदर आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है WBC। क्या ये बात हमने एम्फिसेमा के साथ पढ़ी थी, हमने एक्यूमुलेशन ऑफ WBC। No, sir. तो ये हमने किसके साथ पढ़ा था ये बात हमने। निमोनिया। निमोनिया। ऑलराइट, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए सो निमोनिया के साथ कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। You don't have any of the options over here with the pneumonia. So with the R, it should be your 2. With the R, it should be your 2 over here. But R के साथ यहाँ पे 1 है, 3 है, 1 है and 2 है। तो ये आपको हो गया बेटा यहाँ पे बोनस क्वेश्चन, रिजर्व बोनस क्वेश्चन, सबको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो याद रखना R के साथ यहाँ पे 2 होना चाहिए था। So that is why this is your bonus question. You don't have a correct answer. No correct answer in this. चलिए आगे बढ़ते हैं। But याद रखना जब WBC इकट्ठा हो रहा है, that is a pneumonia always. Right now, next thing, ये तो हम देख चुके हैं, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, this is something you already know. ये सारी चीजें ना याद कर लेना, सबके सब चीजें हमने यहाँ पे देखी हुई है। प्लीज मेक श्योर रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। सो ज्यादा क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, ये सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। इसका भी आंसर बता दो चलो। Which of the following is not a part of respiratory tract? वैसे ही अनम्यूट करके आप आंसर दे दो मुझे जल्दी से। This is not a part of a respiratory tract, बताओ जल्दी। अनम्यूट करके बोलो बेटा, अनम्यूट करके। Esophagus. Esophagus. ये आप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया? कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर आपका प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया? Option 4. ऑप्शन 4। कार्टिलेज। Option 4. क्या ऑप्शन 4 जो है मेरे यहाँ पे, क्या मुझे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा? नो सर। No, sir. ठीक है। क्या मुझे No, sir. 4 मिलेगा देखने के लिए मेरे सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या वो मुझे मिलेगा टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर? Yes, sir. No, sir. मिलेगा। नो सर। टर्शियरी ब्रोंकाई में मिलेगा। No, sir. अरे मिल जाएगा मिल जाएगा। टर्शियरी ब्रोंकाई मिलेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई मिलेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? इन द ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स भी कौन से मेरे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इनके अंदर आपको कार्टिलेजस रिंग आपको नहीं मिलती, ठीक है, बाकी सब में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। So this becomes my correct answer over here. So yeah, that's it. यहाँ पे आपका चैप्टर फाइनली आपका खत्म होता है। So that is what we have done in the chapter. अब आपको करना ये कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका यहाँ पे हाथ बैठेगा। So that is something you have to do from your end. And उसके अलावा from tomorrow onwards we'll start with a new chapter. नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका यहाँ पे होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो वो आपका नया चैप्टर होगा जो काफी इंपॉर्टेंट तो चैप्टर है ही है वो, और काफी इंटरेस्टिंग भी है,
क्योंकि काफी बच्चों को लाइक पता होता है ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, so it becomes much more easier to understand and study the chapter. So that is something we'll do tomorrow. ठीक है, तो याद रखना कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सो मिस मत करना कोई भी लेक्चर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस 11th के लिए, और इवन 12th के कॉन्टेक्स्ट में भी ये काफी चैप्टर काम का होता है, राइट? तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये वाला चैप्टर 17, इसमें क्या आपको कोई डाउट है? बताइए मुझे। No, sir. Yes, sir. राइट? अब अगर आपके डाउट निकलेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू ही निकलने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और तब आपको रियलाइज होगा कि आपके डाउट्स। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई मटेरियल है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास मॉड्यूल के अलावा, या कुछ नहीं है? सर नहीं है। अगर No, sir. मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे लाइक इन दैट केस व्हाट आई डू, आई शेयर अ बुक विद यू, द बुक विल हैव सम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो मॉड्यूल तो मैं आपके शेयर करा हुआ है, आई विल आल्सो शेयर वन बुक विद यू। उस बुक के अंदर भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, तो वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो प्लीज उसको भी आप सेव कर लीजिए, राइट? सो यार दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। कल की क्लास से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मैं वो चीज को फिर बाद में आपका फिक्स कर दूंगा। ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पे। सो चलिए देन, बाय बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, डू हैव फन, डू टेक केयर, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।